पुलवामा हमले में शहीदों को राष्ट्र कर रहा नमन। चौथी बरसी पर देश भर में दी जा रही श्रद्धांजलि। वीर जवानों को नम आंखों से याद कर रही आवाम। सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में कल होगा फ्लोर टेस्ट। चेयरमैन के खिलाफ लामबंद हुए थे सांबा के सभासद। कोर्ट से राहत मिलने के बाद चेयरमैन पर होगा फैसला। किश्तवाड़ में हेलीकॉप्टर सेवा बन रही वरदान। बर्फबारी से कटे इलाकों में दी जा रही सुविधा। किराए में लोगों को सब्सिडी का मिल रहा लाभ। पानी की किल्लत से जूझ रहे स्वरनकोट के लोग। वाटर टैंक में लीकेज के कारण सप्लाई हुई बाधित। जल शक्ति विभाग पर शक्तिहीन होने के आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। सबसे पहले नमन करेंगे पुलवामा जिले में हुए साल 2019 में आत्मघाती हमले की चौथी बरसी पर। इस हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को राष्ट्र नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। पुलवामा के लेथपोरा कैंप में स्थित शहीदी स्मारक पर आज इन जवानों को नमन किया गया। ये स्मारक सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन कैंप में स्थापित किया गया है, जहां पर जैशे आतंकी आदिल अहमद डार ने विस्फोट से भरी कार को सुरक्षा बलों के काफिले में टकरा दिया था। शहीद जवानों को सीआरपीएफ के साथ साथ सेना, बीएसएफ, एसएसबी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि देकर उनकी शहादत को याद किया। हाँ जी, 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 बहादुर जवानों ने पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। हम उन शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सलाम है उनके बलिदान को। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हमें हमेशा अपने देश की सुरक्षा और आतंक मुक्त देश को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका बलिदान हमेशा हमें याद रहता है। हम उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और हम लोग इनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे और इसका बदला दुश्मनों से लेके रहेंगे। देशवासियों के लिए यही संदेश है कि पूरा देश हम वर्दीधारियों के साथ खड़ा हुआ है। पूरे देश में अपने शहीदों को याद किया जा रहा है और हम लोग भी इनको यहाँ पर याद कर रहे हैं और हमेशा ये लोग हमारे दिलो दिमाग में रहते हैं। जब भी हम ड्यूटी करते हैं तो हम लोग इनको याद करते रहते हैं। सर, जिस तरह से आप देखिए ना, उसके बाद से हमारा आरोपी का पैटर्न, हमारे काम का पैटर्न में बहुत फर्क पड़ा है और हम लोगों ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। और लोग जिस तरीके से, अभी तो मैं आपको नहीं बता सकता कि किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, आप लोग बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर इस हाईवे पे चलें। हम लोग आपकी सेवा में तैनात हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है, सारा लोग, सारी एजेंसी मिलकर काम करती हैं। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ सब लोग मिलकर काम करते हैं। एनआईए ने तफ्तीश किया था जिसमें 19 टेररिस्ट के खिलाफ चार्जशीट हुआ था, जिसमें 7 जेलें बंद है, 8 टेररिस्ट इनकाउंटर मारे गए
4 बच गया है। 4 में 3 लोकल है, मजर। अगर तब से आप अब में देखें तो हालात में एक सी चेंज है, बहुत सारे रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है, सिक्योरिटी ग्रिड बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है और लगातार जो ऑफेंसिव है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो जारी है। टेररिस्ट मॉड्यूल्स हो रहे हैं, टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, टेरर इकोसिस्टम को हमने बस्ट किया है, तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है। और जिस तरह के जो भी अटैक्स हैं उससे जो भी लेसन्स हमने लर्न किए थे, चाहे वो आरओपी को स्ट्रेंथन करने की, चाहे सीसीटीवी सर्वेलेंस के, चाहे ट्रैफिक रेगुलेशन, गार्डिंग ऑफ लैटरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड इनको इम्प्लीमेंट किया गया है एंड वी आर श्योर कि अब उस तरह का अटैक हम लोग दोबारा नहीं होने देंगे। देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपनरी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स, ये लगातार हम लोग जो हमारे सीआरपीएफ में हेडक्वार्टर्स में हर जगह ये प्रयास रहता है कि जो लेटेस्ट वेपन्स हैं वो एक्वायर किए जाएं। तो अब AK-47 से नीचे हमारे पास कुछ नहीं है। जो हमारे पास बॉम्ब डिटेक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, ड्रोन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, UAVs हैं, डिजिटल वायरलेस सेट्स हैं विच कैनॉट बी इंटरसेप्टेड, CCTV सर्वेलेंस हम कर रहे हैं, बुलेट प्रूफिंग ऑफ व्हीकल्स हमने की है, माइन प्रूफ व्हीकल्स हमने मंगवाई हैं, मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल्स मंगवाई हैं। पिछले कुछ समय से विवादों में घिरी सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में कल यानी बुधवार को फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है और काउंसिल के चेयरमैन के खिलाफ सभासदों के लामबंद होने से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद से चेयरमैन कोर्ट जा पहुंचे थे। चेयरमैन को कोर्ट से अब राहत मिली है, जिसके चलते अब कल फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर ऋषि खजूरिया यहां पर मौजूद हैं। तो ऋषि से जानेंगे कि ये जो विवाद है काफी लंबे समय से चल रहा है और उसको लेकर अब क्या कुछ और चीजें हमें देखने को मिल सकती है। ऋषि, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर हम बात करें म्युनिसिपल काउंसिल की, तो सांबा म्युनिसिपल काउंसिल को लेकर ये जो विवाद था सभासद के खिलाफ वो काफी देर से देखने को मिल रहा था। उसके बाद कोर्ट को बीच में लाया गया और अब कोर्ट से जो है राहत मिली है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। तो उसके बाद से हमें क्या देखने को मिलेगा? क्या चेयरमैन को राहत की सांस फ्लोर टेस्ट के बाद मिल सकती है या नहीं? देखिए, बिल्कुल पल्लवी, आपको बता रही कि सांबा म्युनिसिपल काउंसिल पिछले 3-4 महीने से लगातार सुर्खियों में है और सुर्खियों में आने का कारण भी ये कि जिस तरह से सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के 17 पार्षद है और 17 में से 9 पार्षद जो है वो आज से 3 महीने पहले यहाँ के जो एट प्रेजेंट चेयरमैन है पवन कोहली, उनके खिलाफ हुए और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया उनके खिलाफ कि ये काम नहीं अच्छा कर रहे, फंड की एलोकेशन जो सही नहीं हो पा रही है। और उसके बाद यहाँ लगातार विवाद हमें देखने को मिले। हालांकि भाजपा से ताल्लुक रखते हैं पवन कोहली जो चेयरमैन है, तो यहाँ पर पार्टी ने भी पुरजोर कोशिश की है कि वो अपनी पार्टी के ही चेयरमैन को जो है वो बनाकर रखे और इसके लिए जोड़ तोड़ भी जो वो लगातार की जा रही थी। और मैं आपको बता दूं कि 8 पार्षद जो थे वो इनके फेवर में थे, 9 इनके अगेंस्ट थे। लेकिन इसी दौरान एक नई एक जो लेटर है वो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, उसमें ये देखा गया कि जो पार्षद 9 अगेंस्ट थे उनमें से एक जो वो दोबारा से जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा था पवन कोहली जी को। लेकिन असमंजस की स्थिति लगातार देखने को मिली और उसके बाद जब पवन कोहली को लगा कि 9 उनके अगेंस्ट है तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से जो उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया और स्टे ऑर्डर लेकर जो वो लगभग 1-1.5 महीना जो वो निकाला गया, जो वक्त निकला 1.5 महीना। और उसके बाद अब कोर्ट ने भी जो एक उनको तारीख दी थी, उसी तारीख के मुताबिक जब दोबारा से कोर्ट की तरफ से फरमान आता है तो उसमें कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर उनकी तरफ से लिया गया था उसे वेकेट कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। और अब जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया होना लाजमी हो जाती है, यानी फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया होना लाजमी है। और इससे पहले भी जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था तो उस समय भी फ्लोर टेस्ट जो है वो अनिवार्य था, लेकिन ना तो विपक्षी पार्षदों ने यहाँ पर जो फ्लोर टेस्ट कराया और ना ही जो फेवर में थे उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए। तो दोनों तरफ अगर देखें तो फ्लोर टेस्ट जरूरी था, लेकिन अब जब स्टे वेकेट हो गया है तो अब जो कल की तारीख जो वो हमें पता चल पा रही है कि हाउस की मीटिंग होनी है और मीटिंग के लिए तमाम जो 17 काउंसिलर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है कि वो हाउस की मीटिंग में कल वो हाजिर रहेंगे और कल जो फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया कराई जाएगी। यानी अब ये देखना है कि क्या नया चेयरमैन हमें मिलता है सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में या फिर पवन कोहली ही वापसी करते हैं, क्योंकि लगातार जब से फ्लोर टेस्ट को लेकर डेट जो निर्धारित की जा रही थी तो यहाँ एक बार फिर से भाजपा की पार्टी की बात करें तो भाजपा खेमे में लगातार मीटिंग्स का दौर भी जारी है। हालांकि पवन कोहली जो चेयरमैन है वो भी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, वाइस चेयरपर्सन रजनी सम्याल
वो भी भाजपा से ताल्लुक रखती हैं। और इसमें हमने ये भी देखा था कि जो चेयरमैन और कोई बनना चाहता है पार्षद, वो भी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। इसमें अलग अलग नाम जो वो सामने आए, ताराचंद का नाम सामने आया कि वो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अंतर कला भी जो भाजपा के अंदर देखी गई है। शायद कुर्सी का खेल ही ऐसा होता है कि हर कोई कुर्सी पर बैठना चाहता है। लेकिन देखिए ऋषि, यहाँ पर एक सवाल जो मेरा आपसे रहेगा कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को पहले पास किया गया था तो उस समय कुछ ऐसे इल्जाम थे जो कि चेयरपर्सन पर लगाए गए थे। ये कहा गया था कि जब फंड्स आते हैं तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता है, डेवलपमेंट के प्रोसीजर सही नहीं हो रहे हैं, यानी कि होली सोली बात करें तो चेयरपर्सन अपनी जो ड्यूटीज है वो सही से नहीं निभा रहे हैं। तो अब अगर फिर से एक फ्लोर टेस्ट किया जाता है तो इस बार किस तरीके से अपने काम को लेकर जो जस्टिफिकेशन है वो चेयरपर्सन द्वारा दी जा सकती है? क्योंकि यहाँ पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो डेवलपमेंट के लगाए जा रहे हैं और जिसके लिए उन्हें उस कुर्सी पर बिठाया गया वो ड्यूटीज फुलफिल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसको लेकर जस्टिफिकेशन देना कितने हद तक सही रहेगा? देखिए, दो तरह की चीजें इसमें सामने आती है। अगर हम विपक्षी पार्षदों को लेकर बात करें तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मकसद ही यही था कि चेयरमैन ने काम नहीं किए हैं, फंड की एलोकेशन जो वो सही नहीं कर पाए हैं, और जब से डिलिमिटेशन हुआ था वार्ड बढ़ाए गए थे तो उन वार्ड के हिसाब से क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया कि किस तरह से यहाँ पर काम होगा। तो फंड की यहाँ पर व्यवस्था शुरू से नहीं बन पाई है। हमने भी जब कोई विकास कार्य को लेकर अपडेट किया है तो उसमें हमने ये जिक्र जरूर किया कि फंड की एलोकेशन जो वो सही से नहीं हो पा रही है, और शहर को लेकर कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनमें हो सकता है कि विपक्षी जो पार्षद है उनको भी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। यही एक कारण साफ तौर पर नजर आता है। और दूसरा कारण ये भी नजर आता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कुर्सी का खेल है तो हर कोई कुर्सी पर बैठना चाहता है। ये दो चीजें भी है। विपक्षी पार्षद भी ये चाहते हैं कि उनका जो चहेता एक कोई पार्षद होगा वो यहाँ पर चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे। लेकिन पल भी आपको मैं बताता चलूं कि अब जिस तरह से पंचायती चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद जो अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव होने हैं, म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटीज के तमाम, उनकी भी डेट जो वो जल्द आ सकती है। और मान लीजिए कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में अब जो फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, किसी कारणवश अगर जो है वो पवन कोहली उतर जाते हैं, नया चेयरमैन आता है, तो वहां पर दिक्कत ये आएगी कि जो अभी काम मसले मिसाइल पाइपलाइन में है वो तो अभी होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, नया चेयरमैन आएगा, काम कोई हो नहीं पाएगा, और उसके बाद जो वो चुनावों की तारीखों को ऐलान हो जाएगा या पूरी तरह से सिस्टम जो है वो थम सा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पार्षद ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर पार्षद जो एट प्रेजेंट चेयरमैन है उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 महीने का वक्त जो वो रह गया है। तो ये अब देखना ये है कि पार्टी किस तरह से अपनी नीति तैयार कर रही है कल के फ्लोर टेस्ट के लिए, अपने जो पार्षद उनके खेमे से हैं उनको किस तरह से दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि वोटिंग किस तरह से करनी है। ये तमाम चीजें हैं। अब ये कल स्पष्ट होगा कि नया चेयरमैन है या फिर पवन कोहली वापसी करते हैं संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए। अब ये कल को लेकर हमें इंतजार करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि। और वहीं पर सांबा में म्युनिसिपल काउंसिल में अब कल जाकर फ्लोर टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि अब ये देखना होगा कि जो चेयरपर्सन अभी वहां पर नियुक्त हैं क्या वही चेयरपर्सन की गद्दी को संभाले रहते हैं या नहीं। तो चलिए अब किश्तवाड़ की बात करते हैं। भारी बर्फबारी के कारण किश्तवाड़ के दूर दराज के इलाके सड़क संपर्क से कट चुके हैं। प्रशासन की ओर से इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया करवाई गई है, जो इन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। खास बात यह है कि हेलीकॉप्टर के किराए में सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे कि लोगों की जेब पर बोझ ना पड़े। आपात स्थितियों में लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने और वापस ले जाने में ये जो सेवा है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अजय शान यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए अजय से तमाम जानकारी लेते हैं। अजय, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इसको लेकर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, इसके जो रेट्स हैं वो किस हिसाब से सब्सिडी उसमें दी जा रही है, जो सिटीजन्स हैं वहां के किश्तवाड़ के उनको किस तरीके से ये बेनिफिशियल है और किस तरीके से जो सब्सिडी के रेट्स हैं वो उनके लिए रखे गए हैं। देखिए पल्लवी, जो सेवा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है दिसंबर के महीने से शुरू की गई थी। जो हमारे पाडर, दच्छन, मड़वा और वाड़वन ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी के चलते कई इलाके कट जाते हैं। खासकर दक्षिण, मड़वा और वाड़वन यहाँ पर सड़क संपर्क जो है हिमपात के बाद पूरी तरह से कट जाता है। तो वहां के लोगों को राहत देने के लिए ये स्कीम पहले भी चल रही थी, बीच में ये रुक गई थी, लेकिन दोबारा टेंडरिंग हुई तो अब ये सेवा फिर
लगातार चल रही है। करीब 1.5 महीने से ये सेवा लगातार चल रही है और सब्सिडाइज्ड रेट इस पर रखा गया है। जो कमर्शियल रेट्स होते थे उसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी दी गई है, जिस वजह से जो गरीब आवाम है यहाँ की वो इसको अफोर्ड कर सक रही है। दक्षिण के लिए 1000 रुपया फिक्स किया गया है, मड़वा के लिए 1500 और जो वाड़वन है वहां के लिए 2000 फिक्स किया गया है। हालांकि जो आंकड़े हमारे पास अभी सामने आए हैं, 22 दिसंबर से लेके अभी तक 1897 ऐसे लोग हैं, सिटीजन्स हैं किश्तवाड़ के, जिन्होंने इस सेवा का लाभ उठाया है। तो ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि इस सेवा का लाभ कितना लोगों को पहुंच रहा है। खासकर जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं उसमें काफी राहत लोगों को मिल रही है। हालांकि बॉर्डर इलाके के लिए रेगुलर सर्विस नहीं है, लेकिन मेडिकल सर्विस इमरजेंसीज में वहां पर लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है, जिससे लोगों को राहत जरूर मिली है। कहने की बात इसमें मोटी मोटी बात यही है कि जो इलाके कट जाते थे, लोग अपने घरों से बाहर जरूरी कामों के लिए नहीं आ सकते थे, उनके लिए एक बड़ी राहत है जो सरकार की तरफ से योजना शुरू की गई है। जी पल्लवी। बिल्कुल अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर रेगुलर ये सर्विस नहीं दी जाती, जैसे पाडर उसमें से एक है, तो ये जो इसकी टाइमिंग रखी गई है हेलीकॉप्टर सेवा की, वो किस हिसाब से रखी गई है? क्योंकि अगर इमरजेंसीज है वो रात को भी हो सकती हैं, लोगों को रात को भी जाना पड़ सकता है, तो क्या रात को ये सर्विस अवेलेबल रहती है? और अगर नहीं रहती है तो उस समय अल्टरनेट लोगों के पास क्या रहता है? देखिए, जो ये सेवा है ये दिन को है। किश्तवाड़ में अभी इस तरह का कोई सेटअप नहीं है कि रात को यहाँ पर सिविल हेलीकॉप्टर उतारे जाएं। तो जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो कंसर्न बीएमओ जो है सीएमओ से राब्ता करता है और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके ये सेवा उपलब्ध कराई जाती है। ये एक प्रॉपर एसओपी इसके लिए फिक्स की गई है, जिसके तहत ही मेडिकल इमरजेंसी में ये सेवा उपलब्ध कराई जाती है। वहां पर भी हेलीपैड जो है वो लैंडिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो उसको नियरेस्ट हेलीपैड पर या अस्पताल से एयरलिफ्ट किया जाता है। कहीं ना कहीं जहां पहले कई दिन पैदल चल के मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जाता था, वहां उनको ये राहत जरूर मिल रही है, लेकिन रात को ये सर्विस अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर वैसा कोई सेटअप नहीं है। लेकिन दिन को जब भी मौसम साफ होता है, ये सेवा अगर डिमांड होती है, इसके लिए कंट्रोल रूम जम्मू में भी बनाया गया है। डीसी ऑफिस किश्तवाड़ में प्रॉपर एक कंट्रोल रूम है जहां पर लोग अपनी बुकिंग करते हैं। और ये हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ में नहीं रहता है, ये जम्मू या कटरा से फ्लाई करके किश्तवाड़ आता है और सुबह सुबह यहाँ पर पहुंच के दिन भर यहाँ पर ये सॉर्टी जो है ये चलती रहती है। यहाँ से अगर कोई जम्मू जाना चाहता है या जम्मू से किश्तवाड़ आना चाहता है तो वो सेवा भी उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े एयरपोर्ट से लेके छोटे हेलीपैड और छोटे हेलीपैड से दूर दराज के इलाकों तक ये कनेक्टिविटी जो हेलीकॉप्टर से ये उपलब्ध कराई जा रही है, लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं पर हमें देखने को मिला, जिस तरीके से अजय ने भी बताया कि ये जो हेलीकॉप्टर की सेवा है ये लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है और सब्सिडी रेट्स पर जब इनको ये सेवा प्रोवाइड करवाई जाती है तो गरीब लोग भी इसका जो लाभ है वो उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने देश के हर क्षेत्र के लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए हर घर नल जल योजना की शुरुआत की थी। सरकार की ये योजना जमीनी सतह पर कितनी कारगर साबित हुई है, इसकी कहानी बयां कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के ब्लॉक सोरनकोट के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 के लोग। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने हर घर में नल तो लगा दिया, लेकिन इन घरों में अभी तक सुचारू रूप से पानी नहीं पहुंचा है। उन्हें स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए जो टैंक बनाया गया था उसमें भारी लीकेज है, जिसके कारण पानी घरों तक पहुंचने से पहले ही बह जाता है। लोगों का आरोप है कि वो कई बार इसकी शिकायत जल शक्ति विभाग से कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। वहीं पर वाटर टैंक के लिए जमीनें देने वाले स्थानीय ग्रामीण सुनील ने भी विभाग पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर उसके साथ किया गया वादा पूरा न हुआ तो वह 1 मार्च को इस टैंक पर ताला लगा देगा। और इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, इसको लेकर भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो पूरी जानकारी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि पहले लोगों का क्या कुछ कहना है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं सर, देखते हैं हमारे घर में 20-25 आदमी लोग आ जाते हैं, बोलते हैं प्रधान जी देखो हमारे घर में पानी नहीं है, पानी की इतनी दिक्कत है।
तो जब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखता हूँ, टैंक को देखता हूँ, टैंक का यानी कि जितना यानी कि पावर पानी आता है वो सारा लीकेज हो जाता है। ये जिसने जगह दी है इसको आज दिन तक गवर्नमेंट ने कहा कोई रेंट दिया जमीन का, ना कोई नौकरी दी है, ये भी अपनी जगह परेशान है। इस वक्त यानी कि जल शक्ति के साथ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च करी है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं है। हाँ, सरकार ने कहा था कि हर घर जल हर घर नल, नल तो आ गया, जल नहीं है। जल नहीं है। सरकार ने ये बोला है कि हर घर में हम जल देंगे और देंगे, तो ये जल के नाम की चीज है। नलके लगे हुए हैं हर घर में, पर पानी बिल्कुल नहीं है। आप यानी कि इस वक्त ये कि विजिट करके देखें, यहाँ के AW के पास गए हमें, यानी कि JE के पास गए, भाई इसकी रिपेयरिंग करो, इसकी कोई रिपेयरिंग ये बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से पैसे लाएं इसको रिपेयर करने के लिए। कि वार्ड नंबर 4 में जो टैंक बना हुआ है तो उसकी हालत इतनी खराब है कि वो जब पानी नीचे से लिफ्ट होता है तो पानी सारा नीचे से बह जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक सब स्टैंडर्ड टाइप का काम हुआ है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि टैंकों में भी अगर इस तरह की सरकार के लोग जो है काम करेंगे तो कैसे ये चलेगा। तो इससे हम बड़े आहत होते हैं कि जब पानी का मसला आता है, आज सरकार करोड़ों रुपए, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो सेंटर की हमारी सरकार है वो करोड़ों रुपए जो है वो लोगों के लिए दे रही है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए दे रही है, मगर उस पर काम ना होना, इस पर एक अंकुश लगाने का काम जो है सरकार को करना पड़ेगा। जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि आपने टैंक को देखा है कि 2014-15 में ये टैंक बना था, और आपने इस वक्त हालत देखी है कि कंक्रीट की जगह पत्थर घुसेड़ के और उसको साइड में उसकी फिलिंग की गई है। तो इस तरीके से जितना भी पानी इसमें आता है इतनी लीकेज है कि बार बार आग्रह करने पर भी कोई भी हमारी सुनवाई नहीं है। यहाँ पे पानी आता ही नहीं है बिल्कुल भी, जो भी टैंक में से भरते हैं तो वो सारा लीक हो जाता है, तो हमारी तरफ पानी नहीं आता। यहाँ पे कोई भी दूर दूर से भी कुछ भी नहीं आता है, कोई भी नहीं है। तो फिर आप पानी का जरिया कैसे करते हैं? दूर से लाना पड़ता है बहुत। तो देखा हमने कि किस तरीके से जो लोग हैं सोरनकोट के, उन्होंने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पानी की जो किल्लत है उसे उन्हें जूझना पड़ रहा है और टैंकर लीक होने की वजह से ज्यादा परेशानी हो रही है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए आकाश मलिक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आकाश, पहले आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि कुछ दिनों पहले की खबर है जो कि हमने गुलिस्तान पर चलाई थी कि लोगों के घरों में 10-15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं पहुंची थी और वहां पर भी जो लीकेज है वो हो रही थी और सोरनकोट के लोग ही थे जो पानी की किल्लत से जूझ रहे थे। और आज फिर देखने को मिल रहा है कि जो टैंकर्स बनाए गए हैं प्रशासन द्वारा, उन टैंकर्स में जो लीकेज है वो देखने को मिल रही है और लोगों का फिर यही कहना है कि पानी की सप्लाई उन तक नहीं पहुंच पाती। तो ये आवाम जहां पर परेशान है, आवाम की आवाज सुनने वाला सोरनकोट में कोई क्यों नहीं है? पहले मैं आपको बताता चलूं कि कई बार जो है लोगों ने PHC डिपार्टमेंट से लेकर तो सीनियर ऑफिसर से तहसील एडमिनिस्ट्रेशन तक कई बार गुहार लगाई, देखी, लोगों की सुनवाई अभी तक कहीं पे नहीं हो रही है। कल हमने 3-4 वार्ड नंबर सोरनकोट के तमाम वार्डों का दौरा किया और वहां पे हमने देखा कि वार्ड नंबर 2 में जो एक 2 में एक टैंक है और एक 3 में और एक 4 में, तीनों वार्डों में एक एक टैंक है, जिसमें से वार्ड नंबर 4 में जो है एक टैंक है और इसमें जो है लोगों का कहना है कि पानी तो स्टोर करते हैं लेकिन जितना पानी स्टोर होता है आधे से ज्यादा पानी जो है लीकेज हो जाती है। और जो ये टैंक है सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा है। 2014 में ये 3 जो है टैंक बने थे, जिसमें एक टैंक तो इस वक्त चालू है, बाकी जो 2 टैंक है उनमें अभी तक पाइप भी नहीं लगाई गई। और कुछ सीनियर ऑफिसर PHC डिपार्टमेंट के थे, उनसे हमारी बात हुई और उनका कहना है कि हमारे पास अभी जो है फंड नहीं है, जब फंड आएगा तो इसको। बात यह है कि 2014 से लेकर 2023 तक अगर कोई फंड नहीं आया तो ये भी सरकार के लिए, PHC डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे म्युनिसिपल कौंसिल के वाइस चेयरमैन संजय केसर जी ने हमसे बात करते हुए कहा कि ये जो टैंक है इसमें भी सब स्टैंडर्ड माल लगा हुआ और जो है कुछ और लोगों ने भी हमसे बात किया। उनका कहना है कि यहाँ पे कोई चश्मा नहीं है, दूर दराज जाके जो है हमारी बच्चियों और माऊं को जाके पानी लाना पड़ता है, उसके लिए हमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती थी। बिल्कुल आकाश, एक और चीज जो है वो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ग्रामीण सुनील जी की बात करते हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उनसे जमीन ली थी ये टैंकर बनाने के लिए और आज तक उनसे जो वादा खिलाफी है वो सरकार करती आई है। तो किस तरीके से जब जमीन ली गई थी तो क्या कुछ कहा गया था सुनील जी को कि क्या जो उनकी कंपनसेशन अमाउंट है वो दी जाएगी या नौकरी मुहैया करवाई जाएगी? किस तरीके से जो बातचीत थी वो हुई थी उस समय? हाँ जी, मालिक से भी हमारी बात हुई है जिनने जमीन दी थी 2014 में। सरकार ने उससे जमीन लेते वक्त ये कहा था या आपको एक नौकरी दी जाएगी या
सरकार का जो रेट है उस रेट के तरफ से जो है आपको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि अभी तक जो है मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। मैं कई बार सीनियर ऑफिसर पीएचई डिपार्टमेंट के पास गया, वो आजकल करते हैं, और हमारी भी सीनियर ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा ये हाई लेवल का मामला है, इसमें हम कुछ भी नहीं बता सकते, हमने फाइल इनके ऊपर भेजी, आप देखेंगे क्या। और मालिक ने ये कहा है कि अगर 1 मार्च तक मुझे कुछ भी मतलब मेरा कोई भी हल ना निकाला गया, 1 मार्च को जो है इस टैंक को मैं ताला लगाऊंगा और कोई भी डिपार्टमेंट का जो छोटा मुलाजिम यहाँ से पानी सप्लाई कर रहा है मैं उसको सप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ। बड़ा सवाल ये है कि सुरनकोट एक ऐसा इलाका है पर यहाँ पे जो है पानी का जो है नेचर रिसोर्स है और पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन जमीनी सतह पे जो है इसको पानी को देने के लिए जो है पीएचई डिपार्टमेंट जो है पूरा डिपार्टमेंट जो है एक मरतबा फेल हो चुका है। पानी बहुत ज्यादा सुरनकोट में है, लेकिन जो है जीरो लाइन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। देखिए यही आकाश मेरा यही सवाल था कि नेचुरल रिसोर्सेज होने के बाद भी लोगों को पानी मुहैया नहीं हो रहा, और दूसरी बात ये है कि ये जो टैंकर बनाया गया है इसको कितने साल हो गए हैं बनाए हुए, जिसकी वजह से लोगों को पिछले कितने सालों से इसी तरीके से परेशानियों का से दो चार होना पड़ रहा है। जी पहले 2014 में ये टैंक बनाए गए थे, जिसमें से एक टैंक जो है 2015 के करीब जो है शुरू किया था। अभी भी जो 2 टैंक है, इसके अलावा जो 2 टैंक है उनमें पाइपिंग भी फिटिंग हुई। पिछली बार भी हमने एक खबर की थी, उस वक्त भी हमारी एडब्ल्यू से बात की, उन्होंने कहा था कि हमारे पास अभी कोई फंड नहीं है, जब हमारे पास कोई फंड आएगा तो उसको लगाएंगे। लेकिन जी बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2014 में ये टैंक बना था, उसके बाद भी जो पानी है वो मुहैया नहीं करवाया गया। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से जो पानी की किल्लत है वो लोगों को उससे जूझना पड़ रहा है। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।